बैक टू न्यूराक्ष क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 8 का 4th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन का अगर हम नॉर्मल मीनिंग की बात करें तो इसका नॉर्मल से मतलब होता है जलना, बट हम यहाँ पे साइंटिफिकली सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। सो साइंस में इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ केमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। मतलब ये क्या है, कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ बहुत सारे केसेस में लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैंडल जलती है तो हीट तो प्रोड्यूस करती है लेकिन उसके साथ साथ वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ combustion. So the substances that undergoes the combustion is said to be combustible and it is also called fuel. सारी चीज़ें combustion नहीं करती हैं, मतलब सारी चीज़ें जलती नहीं हैं, और जो चीज़ें जलती हैं या फिर जो combustible होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको नोट दे रखा है, नोट या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पे दे रखा है कि मैग्नीशियम है, जो कि मैग्नीशियम बर्न होता है, बर्न होकर क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछा जा सकता है। डायरेक्टली पूछ सकता है कि मैग्नीशियम की कंबशन से क्या प्रोडक्ट बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। या फिर मैग्नीशियम जब जलता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो तब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और एक और चीज़, जब मैग्नीशियम जलता है ना तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा जो फुलझड़ी होती है दिवाली पे हम जलाते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती है उसमें मैग्नीशियम ही होता है, तो वो जलता है तो बहुत ही स्पार्क के साथ जलता है, उस फ्लेम को बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। सो यहाँ पे आपको डेजलिंग फ्लेम दे रखी है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि डेजलिंग फ्लेम के साथ कौन सा केमिकल या फिर कौन सा एलिमेंट बर्न होता है। सो वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम। उसके बाद चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो कोयला जब जलेगा, चारकोल जब जलेगा तो जलने के साथ क्या देगा, हीट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है, एक क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे बोला गया है कि क्या सन में भी कंबशन होता है, क्या सन भी, क्योंकि सन भी तो हीट और लाइट दे रहा है, तो क्या उसमें कंबशन हो रहा है या फिर कंबशन नहीं हो रहा, तो उसमें क्या प्रोसेस हो रही है। सो जो सन है ना वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, बट वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस क्या करती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से तो नहीं हो रहा, सो हम उसे कंबशन ही बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि सन हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है बट इट इज़ नॉट कंबशन। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की बात करी गई है। देखो, जंगलों में आकस्मिक आग लग जाती है, मतलब अपने आप ही आग लग जाती है, तो ऐसे कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जो एयर होती है बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है, ड्राई गैसेस क्या होती हैं, फायर को कैच कर लेती हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है। तो इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट फायर का रीज़न क्या होता है, तो एक्सट्रीम गर्मी की वजह से ड्राई गैसेस या ड्राई ग्रास जो होती है, सूखी घास जो होती है, वो क्या होती है कि हवा चलती है, हवा चलने से क्या होता है कि घास की जो पत्तियां आपस में टकराती हैं और फ्रिक्शन पैदा होता है, उस फ्रिक्शन से क्या होती है, आग लग जाती है, तो जिस वजह से फॉरेस्ट फायर लगती है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है फॉरेस्ट फायर का। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। ठीक है, लोवेस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट की बात नहीं हो रही, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेती हैं, जैसे सोडियम है। ठीक है, सोडियम को रूम टेम्परेचर पर आप रखोगे आग पकड़ लेगा, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही है या उससे भी कम होता है। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो, आग नहीं पकड़ेंगी। जैसे आपको लकड़ी को जलाना है तो आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब वो जलती है। तो इग्निशन टेम्परेचर किसी अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक सब्सटेंस का मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर होता है जिससे जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैच बॉक्सेस या मैच स्टिक के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आपको बता रखा है, इसके साथ साथ ये बताया हुआ है कि किससे बनता है भाई, सो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज से 5000 साल पहले पाइन वुड को डिप किया जाता था सल्फ़र में, और उस इजिप्ट में ये एज अ मैच स्टिक की तरह यूज़ किया जाता था, मतलब पुराने ज़माने की माचिस बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इजिप्ट में सबसे पहले इसका यूज़ शुरू हुआ, और उस टाइम जो लकड़ी यूज़ होती थी वो पाइन वुड की यूज़ होती थी, उसको किस में डिप किया जाता था, सल्फ़र में, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता था। सो मॉडर्न टाइम पे हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर होता है ना, हमारी मैच स्टिक जो होती है, माचिस की तीली होती है, उसके ऊपर जो ब्राउन सा मिक्सचर लगा रहता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो बना होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, फॉस्फेट क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। ये 3 चीज़ों का बना होता था जो मॉडर्न में एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। इसको हम क्या करते थे, किसी भी लकड़ी या स्टिक जो होती थी उसके ऊपर हम इसको स्टिक कर देते थे ग्लू की हेल्प से या किसी भी अनदर स्टिकी सब्सटेंस की हेल्प से। और जो वाइट, अब इसमें जो आग इनिशिएट होती है, मतलब जो इनिशिएट होता है वो किससे इनिशिएट होता है, फायर किससे इनिशिएट होती है, तो उस इनिशिएट करने का काम कौन करता है, वाइट फॉस्फोरस करता है। वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही आप उसको माचिस का जो बॉक्स होता है, मैच बॉक्स होता है, उसके ऊपर आप स्क्रैच करते हो तो फ्रिक्शन से वाइट फॉस्फोरस क्या हो जाता है, जलने लगता है, इग्निटेड हो जाता है, ठीक है। बट आगे क्या प्रूव हुआ, द फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस फॉर द बोथ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग मैचेस एंड फॉर द यूज़र्स। तो आगे चल के हमें स्टडी से पता चला कि भाई फॉस्फोरस जो है वो हानिकारक है, ठीक है, वर्कर्स के लिए भी और और बाकी यूज़र्स के लिए भी। सो आगे इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। सो दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमनी एंड पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस को वहाँ से हटा दिया गया है। जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर अब सिर्फ मिक्सचर किसका लगाया जाता है, एंटीमनी का और पोटेशियम क्लोरेट का। लेकिन जो मैच बॉक्स होता है, ठीक है, मैच बॉक्स होता है ना, माचिस का बॉक्स होता है, उस पर ब्राउन ब्राउन सा जो सब्सटेंस होता है जिसपे आप स्क्रैच करते हो, ठीक है, जो उसकी रबिंग सरफेस होती है, उस पर एक बहुत ही लिटल अमाउंट में ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है, जो कि कम डेंजरस होता है कंपेयर इन द वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस को रिप्लेस किया गया किससे, रेड फॉस्फोरस से, और जो कि कम डेंजरस है। तो जब वो आप इसको रगड़ते हो तो माचिस की तीली को उस बॉक्स से या उस एरिया से आप स्क्रैच करते हो तो वो फॉस्फोरस इग्निटेड हो जाता है, मतलब जलने में हेल्प करता है, और वो जो रेड फॉस्फोरस होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, ठीक है। किस पे कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस में। दिस इमीडिएटली रिएक्ट टू द पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हैड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड स्टार्ट्स द कंबशन। और ये जो वाइट फॉस्फोरस में जब ये कन्वर्ट होता है तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फेट है वो आग को पकड़ सके और कंबशन को जनरेट कर सके, ठीक है। तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट्स बना लीजिएगा कि पहले सबसे पहले इन्वेंशन कहाँ पे हुआ, या यूज़ कहाँ पे हुआ, इजिप्ट में यूज़ हुआ, और तब पाइन वुड और सल्फ़र पाउडर यूज़ किया जाता था। उसके बाद मॉडर्न टाइम में एंटीमनी, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया जाने लगा। पर वाइट फॉस्फोरस कैसी थी, डेंजरस होती है, इस वजह से वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया गया और सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर ही मैच स्टिक के ऊपर अप्लाई किया जाने लगा। और जो मैच बॉक्स था उसके मैच बॉक्स पे जहाँ पे हम इसको स्क्रैच करेंगे वहाँ पर रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया गया, किसकी जगह पर, वाइट फॉस्फोरस की जगह पर। तो जब हम इसको स्क्रैच करते हैं तो रेड फॉस्फोरस इग्निशन में हेल्प करता है, और इग्निशन के बाद, जलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाइट फॉस्फोरस में, और कंबशन को इनिशिएट करता है। तो ये इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। Next step, we find that combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। खैर ये यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया है। इग्निशन टेम्परेचर मैंने बताया था, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। अगर उससे कम टेम्परेचर है तो कोई भी कंबस्टेबल चीज़ आग नहीं पकड़ेगी, ठीक है। सो दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड। डज इट मीन्स दैट वी, सो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है केरोसिन का वो लकड़ी से कम होता है। कैसे, देखो आप जरा सी माचिस की तीली छुआते हो तो पूरा जो केरोसिन ऑयल है वो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा।
क्या एक छोटी सी माचिस की तीली से आप जल्दी से क्या कोई लकड़ी जला सकते हो? नहीं, उसमें टाइम लगता है, राइट। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है कैरोसिन का ज़्यादा है, मतलब वो कम टेम्परेचर पे ही काफ़ी ज़्यादा जल सकता है, जबकि वुड उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब उसे ज़्यादा जब हीट दी जाएगी तब वो जलेगा। तो यहाँ पे यही आपको मेंशन किया है। अच्छा, एक ये छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये दो फनल्स ली गई हैं पेपर की, इस फनल में वाटर है और इस फनल में वाटर नहीं है, तो इन दोनों को कैंडल के कांटेक्ट में लाया गया है। तो ये जो जिसमें वाटर है, ये जो फनल है ये इसका पेपर नहीं जल रहा है, जबकि इस जिसमें वाटर नहीं है ये पेपर आसानी से कैंडल का जो है फायर कैच करे ले रहा है। तो इसमें क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई ये जो पानी है ना, पानी क्या कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर को कम कर रहा है। कैसे? जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट हम जानते हैं ट्रांसफ़र होती है, तो जो हीट है ना वो पेपर से किस में ट्रांसफ़र हो रही है, वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो वाटर उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है, जिससे कि इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा, मतलब वो कम से कम टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहा जिसपे कि वाटर जिसपे कि पेपर बर्न होगा, ठीक है। वो मिनिमम टेम्परेचर ऑब्टेन ही नहीं हो पा रहा जिसपे कि पेपर बर्न हो। किसकी वजह से? पानी की वजह से, क्योंकि पानी हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है अपने अंदर, जिसकी वजह से वो फनल नहीं जलेगी जिसमें पानी है, जबकि वो फनल आसानी से जल जाएगी जिसमें कि पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इग्निशन टेम्परेचर मिल रहा है उसे और वो आसानी से आग पकड़ लेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसी के बारे में आपको दे रखा है, एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रिएक्टिव, hence it does not burn. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame are called inflammable substances. Example, liquid petroleum gas, alcohol, ये आपके inflammable substances हैं, ठीक है, जो कि लो टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, आग को आसानी से पकड़ लेते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलेंगे उन्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं भाई? जो आग बुझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कॉमनली हम किसको यूज़ करते हैं? वाटर को यूज़ करते हैं, पर वाटर हर जगह नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। जो अगर ऑयल में आग लगी है तब आप पानी से उसको नहीं बुझा सकते, इवन उसका सरफेस एरिया बढ़ा देगा। अगर इतने से सरफेस एरिया में ऑयल फैला है, अगर आप पानी डाल रहे हो, पानी इतना फैला तो इसके ऊपर ही क्या होगा, वो जो सरफेस एरिया है ऑयल का और फैल जाएगा और आग और बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो कभी भी जब ऑयल की वजह से आग लगती है तो हम रेत का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो हर जगह पानी नहीं यूज़ होता आग बुझाने के लिए, ठीक है। सो मॉडर्न टाइम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? CO2 को यूज़ कर रहे हैं। अब CO2 बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि CO2 जो होती है ना, हैवियर होती है ऑक्सीजन से, कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये जो जैसे कि ये फायर जल रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट टाइप का बना लेगी, क्योंकि CO2 जो है वो हैवियर है ऑक्सीजन से। अब जब ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगी आग के, तो हम जानते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑक्सीजन को कांटेक्ट में ही नहीं आने दे रही है तो क्या करेगी? वो फायर को धीरे धीरे बुझा देगी। इस तरह से CO2 जो है वो फायर को कट ऑफ करती है और उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। द एडिड एडवांटेज ऑफ CO2 इज़ दैट इन मोस्ट ऑफ केसेस इट डज़ नॉट हार्म द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर रहे हो, मतलब CO2 का यूज़ कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनको भी ये हार्म नहीं करेगी। जबकि पानी डालोगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इवन और खतरा बढ़ सकता है इसका, ठीक है। व्हेन released from the cylinder, CO2 expand enormously volume and cools down, so it not only form the blanket around the fire, also brings down the temperature of the fuel. That is why it's an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 to release, अच्छा देखो, CO2 जो है ब्लैंकेट तो बनाती है, इसके साथ साथ जो फ्यूल का टेम्परेचर है ना वो भी कम कर देती है, कूल डाउन कर देती है, तो उससे और आसानी से फायर क्या हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। इसके अलावा अगर CO2 नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, मान लिया CO2 नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, ड्राई पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, वो हम आग के ऊपर फेंक सकते हैं। ऐसा क्यों? जब सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट को आग के आसपास अगर हम फैला देंगे तो क्या करती है, वो CO2 रिलीज़ करेगी खुद ही। तो वो CO2 जब रिलीज़ होगी रिएक्शन की वजह से, तो वो भी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अगर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास और कौन सा मेथड है जिससे कि हम CO2 को रिलीज़ करा सकते हैं। सो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट आप ले सकते हैं
और उससे क्या होगा, वो हीट की वजह से रिएक्ट होगी और CO2 को अपने आप ही रिलीज़ करेगी, जिससे कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कम्बशंस। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ कम्बशंस दे रखे हैं। सबसे पहले है रैपिड कम्बशन। द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कम्बशन इज नॉन एज रैपिड, अचानक होने वाला और कंटिन्यू। सो गैस अचानक से ही फायर पकड़ेगी, इसको हम बोलेंगे रैपिड कम्बशन। सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर at room temperature, the type of combustion in which material suddenly burst flames without the application of any apparent cause। मतलब इतनी हीट जब इनिशियल टेम्परेचर मिलेगा और अचानक ही उस हीट के कांटेक्ट में आने से एकदम से बर्स्ट हो जाएगी फायर, ठीक है, एकदम से फायर ब्लास्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, जैसे आप गैस ऑन करते हो, ठीक है, माचिस की तीली लगाते हो, तुरंत आग पकड़ती है और जब तक गैस निकलती रहती है और वो जलती रहती है, वो रैपिड कंबशन हो गया। सडनली आग बस्ट हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट है, अच्छा, स्पॉन्टेनियस कंबशन का यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर इन कोल माइंस। अचानक से ही होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे बहुत सारी माइंस होती हैं, कोल माइंस, कोयले की खानें होती हैं, वहाँ पे अचानक से ही आग पकड़ ली जाती है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ता है जिससे कि एकदम से ही बस्ट होती है, आग का ब्लास्ट होता है बोल सकते हैं। तो इस टाइप के कंबशन को स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन हम जानते हैं धमाका, ठीक है, फायर क्रैकर्स वगैरह में ये एक्सप्लोजन्स रहते हैं, इनकी आग पकड़ते हैं और आग पकड़ के जलते नहीं, एकदम से धमाका करते हैं, ठीक है। इनको जलने के लिए भैया आग चाहिए होती है, ठीक है, इनिशिएट करना पड़ता है, इग्निटेड टेम्परेचर चाहिए होता है, पर ये जलते नहीं है, सीधा धमाका करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो इस तरह से 3 टाइप्स का है। पहला आपका रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, और नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोजन, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम की। तो फ्लेम, ज्वाला, ये आप देख रहे हो, ये लपटें हैं या फ्लेम्स इसको बोलते हैं। अब देखो फ्लेम के बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडल की जो फ्लेम है या किसी भी चीज़ की फ्लेम होती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हम। तो देखो, जो फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, इसको हम बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है, आउटर जोन होता है, इसमें होता है कंप्लीट कंबशन, और किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से कलर की फ्लेम में सबसे ज़्यादा हीट होती है, तो ब्लू कलर की फ्लेम में सबसे ज़्यादा हीट होती है। आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर जलते हैं वो ब्लू कलर की फ्लेम्स के साथ जलते हैं और उसमें खाना जल्दी पकता है क्योंकि उसका जो हीट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो कैंडल या किसी भी फ्लेम का आउटर मोस्ट जो पार्ट होगा वो हॉटेस्ट पार्ट होता है और उसमें फ्लेम किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है। उसके बाद मिडिल जोन होता है, इसमें पार्शियल कंबशन होता है, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है, और इसका क्या क्या कलर होता है, मिडिल जोन का येलो कलर होता है। ये मॉडरेटली हीट होता है, मतलब मध्यम हीट रहेगा, बहुत ज़्यादा हीट मतलब हॉटेस्ट पार्ट से कम हीट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे इनर मोस्ट जोन होता है जो कि आपका अनबर्न्ड वैक्स होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये रहा ब्लैक कलर का अनबर्न्ड वैक्स या कार्बन, ये सबसे कम हॉट होता है, ठीक है, लीस्ट। तो इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं फ्लेम के, आउटर मोस्ट जोन, मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन में सबसे ज़्यादा हीट होती है, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलता है। मिडल जोन आपका येलो कलर का होता है, इसमें कंप्लीट कंबशन ना होकर पार्शियल कंबशन होता है और इसकी हीट कम होती है। और सबसे कम हीट होती है इनर मोस्ट जोन की और इसमें अनबर्न्ड वैक्स रहती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो इस तरह से इसके 3 जोन्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कितने जोन्स होते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। अब देखो फ्लेम्स कौन से देंगे, सारे सब्सटेंसेस फ्लेम नहीं देते। जब कोयला, अच्छा जो प्योर कोयला होता है, ड्राई बिल्कुल जो प्योर कार्बन का होता है, तो वो फ्लेम के साथ नहीं जलता, वो सिर्फ दहकता है। जब आप सर्दियों में आग सेकते हो तो देखते हो कि ना आखिरी में लकड़ी जो बच जाती है, मतलब सिर्फ बोलते हैं ना आँच टाइप की देती है, बस वो दहकती है बस। तो फ्लेम्स कौन से सब्सटेंसेस देते हैं, जिनमें वाटर होता है, और जो वाटर वेपराइज होगा ना तब वो क्या करेगा, फ्लेम्स के साथ वेपराइज होगा। कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। सो ये वेपराइज्ड होंगे और इनमें क्या होगा,
फ्लेम्स क्या होंगी, फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी जब वेपराइज हो रहा है तो। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट, चारकोल मीन्स वही कोयला, वेपराइज नहीं होता है जिसकी वजह से वो फ्लेम्स नहीं देता है, वो सिर्फ दहकता है। आप हल्की सी लाइट आपको दिखेगी, हीट प्रोड्यूस करेगा बट उसमें फ्लेम्स नहीं प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर ब्लैक रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अच्छा, यहाँ पे आपको ये वो जो हमने बात करी थी कि जो अनबर्न्ड कार्बन होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, इनरमोस्ट जोन होता है, ये जो कि हम यहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, और इसमें सबसे कम हीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल्ड स्मिथ की बात करी गई है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि गोल्ड स्मिथ फ्लेम का कौन सा जोन यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट यूज़ करेंगे, मतलब ब्लू फ्लेम्स का यूज़ करेंगे, आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करेंगे, जिससे कि गोल्ड और सिल्वर क्या होता है, पिघल जाता है और इसमें हीट भी सबसे ज़्यादा रहती है। इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है भाई, सब लोग जानते हैं कि फ्यूल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब क्या है, अच्छे फ्यूल्स हैं, ठीक है। और अच्छा फ्यूल कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छे फ्यूल की क्वालिटी क्या है, सबसे पहले तो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब भरपूर मात्रा में होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, आसानी से जल सके, आसानी से फायर कैच कर सके, एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस का मतलब है CO2 ना प्रोड्यूस करे, कार्बन मोनोऑक्साइड ना प्रोड्यूस करे, ऐसे सब्सटेंसेस ना प्रोड्यूस करे जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं। बट ऐसा संभव नहीं है, प्रोबेबली ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल हमारे पास नहीं है जो इन सारी चीज़ों पे खरा उतरे, ठीक है। मतलब जितने भी फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं उसमें सब में एयर को पोल्यूट करने वाली गैसेस रिलीज़ होती ही होती हैं, भले कम हो भले ज़्यादा, पर होती हैं। तो अभी तक हमें अपना आइडियल फ्यूल नहीं मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब फ्यूल एफिशिएंसी होती क्या है या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब 1 kg कोई भी फ्यूल जलाने पर आपको जितनी एनर्जी मिल रही है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पे ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू दे रखा है। मतलब ये सारे फ्यूल्स 1 kg लिए गए, इनको जलाया गया और फिर देखा गया कि 1 kg जलने पर ये कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो काऊ डंग होता है वो 6000 से 8000 कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, जो कि सबसे कम है। वुड 17000 से 22000 प्रोड्यूस करेगी। कोल 25000 से 33000 तक प्रोड्यूस करता है। आपको ये कैलोरीफिक वैल्यू याद रखनी है, इनका सीक्वेंस याद रखना है। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम है। ये 45000 हीट प्रोड्यूस करते हैं, किलो जूल पर केजी हीट प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन आपका 50000, मीथेन और CNG ये 50000 किलो जूल पर केजी हीट प्रोड्यूस करते हैं। LPG आपकी 55,000 किलो जूल पर केजी हीट प्रोड्यूस करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया आप ये तीनों दे दिए गए और बोला गया इनमें से तीनों से कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, तो LPG की सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद बायोगैस जो होती है 35,000 से 40,000 तक ही प्रोड्यूस करती है गैस। और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है 1,50,000 सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। तो सबसे अच्छा फ्यूल मान सकते हैं हम इसको, जिसका लेकिन हम प्रॉपर तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब देखो जब जलेगी कोई भी चीज़, तो मैंने अभी क्या बताया था कि कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं है। बहुत सारे जो फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है। सो कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल रिलीज अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है। अनबर्न्ड कार्बन मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स राख हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट कार्बन्स हो गए, तो उनको प्रोड्यूस करती है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज़, अस्थमा जैसी बीमारियों को कॉज करती है। धुआं छोड़ती है तो धुआं में आप सांस नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज उससे हो जाती हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही डेंजरस गैस है, मतलब इस पॉइजनस गैस है, इससे इंसान की मौत हो सकती है,
हो जाती है। और जो एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड करती क्या है, जब आप सांस लेते हो ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन से ज़्यादा स्पीड से। सो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है। अब जहाँ पे ऑक्सीजन को होना चाहिए था वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई, तो जिससे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अचानक से एकदम लो हो जाता है और हमारे सेल्स वर्क करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। सो इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ना जब कोयला वगैरह जला के रूम में बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब वो जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हो सकता है कि सोते सोते इंसान की मौत ही हो जाए। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहा है। भाई हीट को आए दिन बढ़ाता जा रहा है। प्रेजेंट टाइम पे हम देख ही रहे हैं गर्मी किस तरह से बढ़ रही है। तो उसका एक अच्छा खासा रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहा है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कोल और डीजल जब बर्न होते हैं, मतलब पेट्रोल है, डीजल है, ये सब बर्न होते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, SO2 रिलीज़ करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट की हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से क्या करती है, रिएक्ट हो जाती है, ठीक है। सो जिससे कि HNO3 और नाइट्रोजनस वेस्ट बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएगी, जो कि रेन के साथ क्या करेगा, अर्थ पे आएगा और उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन बोलेंगे। और ये जो एसिड रेन होती है हमारी क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो क्रॉप्स होती हैं, सॉइल होती है, उसको एसिडिक कर देती है। और जो बिल्डिंग्स होती है ना उनको, उनकी जो सरफेस है उसको इरोड करने लगती है। जैसे कि ताजमहल है, पीला पड़ रहा है, क्यों पीला पड़ रहा है उसका पत्थर, क्योंकि एसिड रेन की वजह से उसमें जो एसिड्स हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं और उसका जो शाइन है वो ख़त्म होता जा रहा है। सो ये इसके हार्मफुल रीजंस हैं। नेक्स्ट है CNG। अब यहाँ पे क्लीनर फ्यूल अभी तक का जो हमारे पास है वो क्या है, CNG है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इसको हम रिप्लेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स अब CNG बेस्ड आ गए हैं, जिसमें CNG से ही चलते हैं, ठीक। सो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि KVS का जो नोटिफिकेशन है किसी भी वक्त आ सकता है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।